मैं फरहान, इंडियन मीडिया बुक से। आज जो डिस्कशन होने वाला है वो हम बात करेंगे एनआरसी के ऊपर, और हमारे साथ हैं ताहिर भाई। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और एनआरसी के ऊपर हम जो बात करेंगे उसके लिए। ताहिर भाई, जहाँ तक आपको पता है कि अपने आसाम में एनआरसी का लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और लोगों को प्रॉब्लम भी हुए हैं, और प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो पहले ये बताइए कि एनआरसी एक शॉर्ट में क्या है ये? देखिए, ये बहुत आज हीटेड टॉपिक है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बोल के एक ये रजिस्टर बनाया गया था। ये 1951 में इसको गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, हम्म। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बोल के। हम्म। मगर क्या हो गया कि किसी वजह से रजिस्टर बन नहीं पाया, और इसको अब जो चल रहा है कयावत उसकी चल रही है, आसाम में एनआरसी बनाने की हम्म। कोशिश चल रही है। तो जो नेशनल का जो आपने सुन रहे होंगे आज अमित शाह के बोलने में, हमें नेशनल पूरे हिंदुस्तान में बनाऊंगा, ये करूंगा, ये एक्चुअली अमित शाह बोलने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 1951 में जब सेंसस हुआ तभी ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोल के उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट हुआ था। 1951 में ही हो गया था, मगर किसी वजह से वो कुछ भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, और अब ये असम में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये 1951 में जो बना था, ये बना था पूरे हिंदुस्तान के लिए और सिर्फ असम के लिए? नहीं नहीं, 1951 में जो सेंसस हुआ था हम्म। तब उस सेंसस के बेसिस पर एनआरसी बनाने का एक प्रपोज था, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाओ। उसमें मगर बना नहीं था, वो सेंसस हुई थी। अच्छा। मगर उस टाइम में वो चीज़ को कॉन्सेप्ट था वो बनाने का, मगर वो हम्म। बना आगे काम बढ़ा नहीं। ओके। अब क्या है, उस एनआरसी को उस वक्त में असम में बनाया था, उस हम्म। वक्त में भी 1951 में असम में बनाया था। असम में बनाने की वजह क्या थी कि उस वक्त में 1951 में जो होम डिपार्टमेंट था हम्म। उसने बोला था कि असम में 5 लाख से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं। हम्म। तो उसके लिए आसाम में इस बात को शुरुआत किया गया था। आसाम में 1951 में ही बना था, पर पूरे हिंदुस्तान में प्रपोज था वो, मगर सिर्फ आसाम में वो बनाओ एनआरसी 1951। हम्म। ठीक है। अब ऐसा आसाम में क्या एक प्रॉब्लम, आसाम क्या है कि एक ऐसी जगह है जो कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को फतेह होने के बाद में, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने उसको फतेह की। अंग्रेज़ों ने जो इसमें आसाम में 1846 से लेके 1957 तक उन्होंने हुकूमत की। हम्म। उस हुकूमत में उन्होंने आसाम में जो डेवलपमेंट किया, सबसे बड़ा डेवलपमेंट था उनका जो टी स्टेट्स बनाने का। हम्म। वो टी स्टेट बनाने के लिए उन्होंने क्या किए, जो भी उनको वर्कर्स चाहिए थे वो लोगों ने क्या किए, अपने वर्कर्स को बंगाल के इलाकों से लेकर आए। हम्म। और बंगाल में इलाके में बोले तो उस वक्त में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी एक हिस्सा था, हम्म। और बंगाल बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा था। हम्म। तो जो जो जब वर्कर्स थे, जो ज़्यादा टी बागान में काम करने वाले, ये ज़्यादा लोग क्या थे, या बंगाल के हिस्से से आए थे। हम्म। तो जब लार्ज स्केल में जब लोग आ गए 1947 तक, तो क्या हो गया, जो आसाम के जो लोकल लोग, जो रहने वाले लोग थे, वो लोग क्या हो गए, माइनॉरिटी में उनका जाने का खतरा हो गया था। तो अच्छा। आसाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी कि भाई हमें इसको एक लोगों को छांट के अलग करना, उनको वापस भेजना, ये करना बोल के बहुत एक इंसिडेंट हुआ उसमें। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आसाम में कि जो, क्योंकि आसाम बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर में है, तो 1949 से लेके 1947 से लेके 1971 तक बहुत सारे लोग उसमें, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये सारे लोग बांग्लादेश से, जो भी हालात जब ख़राब होते थे पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल में, में ईस्ट पाकिस्तान में जो हालात ख़राब होते थे, तब क्या बहुत सारे लोग ये बांग्लादेश में आने लगे, बहुत ज़्यादा नंबर में लोग बांग्लादेश में आए। आसाम में आए? आसाम में आए, हम्म। आसाम बांग्लादेश वगैरह से निकल के आसाम में आए। हम्म। फिर जब 1971 के जब बांग्लादेश बन गया, हम्म। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आसाम में आने चालू थे। ऐसा 71 के बाद नहीं, भी? 71, क्योंकि 71 तक तो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, और जिन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, हम्म। वो लोग क्या करते थे, माइग्रेट होके इंडिया में आते थे। ज़्यादातर लोग बंगाल में या आसाम में मैक्सिमम लोग आते थे। हम्म। और आसाम में वजह आने की वजह, एक आसाम में एक और वजह क्या थी बोले तो, बंगाल जो इलाका है वो पहले से ही बहुत पॉपुलेटेड एरिया था, हम्म। बहुत पॉपुलेटेड था, इंडस्ट्रीज था, और उधर उस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उसका। तो लोग कोई भी आते थे, उनको जगह नहीं मिलती थी, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी, नई जगह भी नहीं मिलती। तो आसाम जो इलाका है, आसाम या नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे स्टेट्स हैं, वो जितने वो लोग, वो खाली ओपन जगह थी, उसमें उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उनको आसानी से वहाँ जगह भी मिल सकती थी रहने के लिए, और वहाँ पे वो लोग ज़िंदगी भी गुजार सकते थे। हम्म। तो इसके लिए लोग ज़्यादातर आसाम की तरफ जाते थे। तो ये चीज़ें ये 71 के बाद भी चालू रही। तो 1979 में क्या हुआ, आसाम के अंदर एक आसाम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बोल के एक एजिटेशन शुरू हुआ। उसे आसाम एजिटेशन ही बोलते हैं और आसाम मूवमेंट ही बोलते हैं। हम्म। उसमें उसका जो मकसद क्या था कि जितने भी आसाम में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं
उनको बाहर निकालना, आसाम से बाहर निकालना, उन्होंने आइडेंटिफाई करके आसाम से बाहर निकालना। उसमें एक और क्या वजह थी, जो आसाम में 1973 का जो एक जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के दौरान, उस इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट बनी, तो उस वोटर लिस्ट में पाया कि कई हज़ारों लोग, क्योंकि उस वक्त जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती थी वो 21 ईयर्स से ऊपर के लोगों की वोटर लिस्ट बनती थी। तो एक सर्वे के हिसाब से 50,000 लोग से ज़्यादा एक ऐसे लोग वोटर लिस्ट में नाम आ गए थे जो कि आसाम के जो सिटीजन्स नहीं थे। तो उन लोगों को पहली बार इस कॉन्सेप्ट में गया डी वोटर बोल के उनको पहले निकाला, आइडेंटिफाई किया गया। तो ये किस सन में? डी वोटर 1973 में। डी वोटर का मतलब क्या है, डाउटफुल वोटर बोल के। वो डाउटफुल वोटर के होने की वजह से लार्ज नंबर में आसाम में कोई इलेक्शंस हुए नहीं। फिर 1979 में आसाम, ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियंस ने एक प्रोटेस्ट किया, एक एजिटेशन किया, जिसे आसाम एजिटेशन और आसाम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये एजिटेशन 6 साल तक चला। और उनका 6 साल में उनकी क्या डिमांड थी कि हम लोग, इन जितने भी आसाम के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे रहें, और जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिटेन किया जाए, उनको यानी कि वोटर लिस्ट से निकाला जाए, और उनको डिपोर्ट किया जाए। ये उस एजिटेशन की मेन डिमांड थी। तो इसको एजिटेशन में काफ़ी, एक उल्फा नाम की, जो आपने सुना होगा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी एजिटेशन के दौरान बनी, जिसने इमिग्रेंट्स को टारगेट किया। बहुत सारी हिंसा भी हुई इस दौरान। तो इस चीज़ को सब काबू पाने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में एक असम रिकॉर्ड साइन किया, जो कि असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक अकॉर्ड साइन किया, जिसको बोलते हैं आसाम अकॉर्ड। उस आसाम अकॉर्ड के उसके मुताबिक क्या था कि 1966 से उसकी कट ऑफ डेट क्या थी कि ये 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी लोग आए हैं आसाम में, उनको आसाम का सिटीजन माना जाएगा, उनको आसाम के अंदर रहने दिया जाएगा। तो 1966 फर्स्ट जनवरी 1966। और 1 जनवरी 1966 से के बाद और 24 मार्च 1971 तक जो भी लोग आए हैं, उनको क्या हो जाएगा, उनको क्या है, उनको आसाम का सिटीजन तो माना जाएगा, पर उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये इस अकॉर्ड की एक खास बात थी। तो उसी बात के ऊपर ये लोग अपना एजिटेशन बंद किया उन्होंने। फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए। फिर आपको मालूम चलेगा 1985 में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे असम गण परिषद जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी, वो इलेक्शन जीती। उस इलेक्शन जीतने का वजह क्या था कि उन्होंने आसाम अकॉर्ड में सिग्नेचर किया, और आसाम में एक ऐसा लॉ बनाया गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को पहली बार आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको डिसइनफ्रेंच किया जाएगा, इन्फ्रेंच किया जाएगा, और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मगर क्या हुआ कि इसके बावजूद भी, अकॉर्ड साइन होने के बावजूद बहुत सालों तक ये कुछ भी हुआ नहीं, इसको काम को कुछ हुआ नहीं। फिर आसाम में एक इंदिरा गांधी ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था, इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफिकेशन ट्रिब्यूनल्स, IMDT। ये इंदिरा गांधी ने बनाया था 1973 में। अच्छा। जब बहुत सारे लोग डी वोटर्स बोल के डिक्लेयर हो गए थे, तब इंदिरा गांधी ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था IMDD बोल के, इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफिकेशन ट्रिब्यूनल्स। तो ये इसके 2005 में एक, जो आज यहाँ जो CM है असम का, तो सोनावाला, उसने एक पिटीशन डाली थी कि इस IMDT के खिलाफ। इसके कहने का मतलब, उसका पिटीशन में प्रेयर क्या थी कि जो IMDT है, ये इतना एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, इस प्रोविजन के जरिए कभी भी ट्रिब्यूनल किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता इलीगल इमिग्रेंट्स को, और उसको डिपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए इसको खारिज करो, उसको सेट असाइड करो बोल के। तो 2005 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस PL के ऊपर, उस पिटीशन के ऊपर ऑर्डर दे दिया, और IMDT को उसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 उसी पिटीशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि तुम लोग NRC का जो है उसको आप स्पीड अप करो और जल्दी से जल्दी उसको पूरा करो। तो आसाम में क्या है कि ये आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में सिस्टम कैसा रहता है। तो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने कभी भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। 2010 में क्या हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट के में, कामरूप और बारपेटा बोल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम शुरू हुआ 2010 में। और ये काम 2010 में 4 वीक के अंदर इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि लार्ज स्केल में लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया, तो इस पूरे काम को आप ये बंद कर दिए। फिर मई 2013 को
सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनका एक डिवीजन बेंच ने उसमें गोगोई साहब और रॉबिन फाली नारीमन बोल के दो जज हैं जो कि आज भी सिटिंग जज हैं। इन लोगों ने क्या किया कि मई 2013 में एक पिटीशन के दौरान में डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, आप लोग अक्टूबर 2013 तक आप एनआरसी के प्रोसेस को फिनिश करना है और कोर्ट को रिपोर्ट देना है। और अक्टूबर 2013 तक कुछ भी काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 141 को 44 को इन्वोक करके वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स थे उनको डायरेक्शंस दिया। और तब से यानी कि अक्टूबर 2013 से ये पूरा जो प्रोसेस है एनआरसी का ये इसमें चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है। और इसका पर्पस क्या था बोले तो कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम में रहना नहीं, और कोई भी लीगल आसामी या लीगल असमीज या इंडियन उसको किसी भी तरीके डिपोर्ट नहीं करना बोल के ये उसका एक पर्पस था। तो इसका ट्विन पर्पस था। हम लोग जो बोलते हैं हमको टारगेट करना या किसी खास कॉम को टारगेट करना, इसका पर्पस नहीं। इसका पर्पस दो थे, एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफिकेशन करना और लीगल इमिग्रेंट्स को किसी भी हालत में उसको सफ़र होने देना नहीं और उसको किसी भी हालत में उसको टारगेट होने देना नहीं बोल के इसका दो पर्पस था। ठीक है, अब इसका पर्पस एक बहुत बड़ा ही एक्सरसाइज थी क्योंकि आसाम में 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं आसाम में, और इसको आइडेंटिफिकेशन एक एक आदमी का करना था। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस था और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में हो रहा था। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो नोटिफिकेशन थे, जो ज़रूरी नोटिफिकेशन थे वो सारे इश्यूज़ किए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को एलिजिबल डॉक्यूमेंट बताया। उन एलिजिबल डॉक्यूमेंट में से कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो एनआरसी 1951 था जो डॉक्यूमेंट, उसको जो आसाम के अंदर जो रजिस्टर था एनआरसी, उसके अंदर जो नाम रहेगा वो 1951 में वो इसको एक तो वैलिड डॉक्यूमेंट बताया। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट बताया कि जो 24 मार्च 1971 से पहले जो वोटर लिस्ट थी उस वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम रहे तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा। और इसके अलावा और दूसरे जो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी उसको कंसीडर कर सकते हैं इस एनआरसी के दौरान। तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप क्या किया गया एनआरसी बनाने के लिए, सबसे पहले क्या किया कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सेवा केंद्र बनाया। पूरे आसाम में हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा केंद्र बनाया। उस सेवा केंद्र में ऐसा प्लानिंग की कि 2500 लोग के फैमिली के ऊपर एक सेवा केंद्र बने। और उस सेवा केंद्र का उनका मकसद क्या था कि हर एक लोगों को ऑनलाइन भी उसको एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए अपॉर्चुनिटी देना और ऑफलाइन भी उसको अपॉर्चुनिटी देना। अब इसमें सवाल क्या था, कई लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो कि गवर्नमेंट्स के पास थे या गवर्नमेंट ने इशू किए। तो सबसे पहले क्या किया, आसाम में एक लेगेसी डेटा बनाया आसाम गवर्नमेंट ने। उन लेगेसी डेटा के हिसाब से 1951 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जितने भी गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, चाहे राशन कार्ड, वोटर आईडी, कोई सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, ये सारों को डिजिटलाइज किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना वो गरीब हैं ना। मैं आ रहा हूँ उस बात के ऊपर। पूरे लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेवा केंद्र ने क्या क्या प्रिपरेशन की एप्लीकेशन लेने से पहले। करेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन लेने से पहले उन्होंने क्या किया, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के 1951 से लेके, ये डॉक्यूमेंट बोले तो जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास लैंड रिकॉर्ड रहे, जो बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी इशू, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स उसको भी डिजिटलाइज किया गया, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटलाइज किया गया, स्कूल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया। जितनी वोटर लिस्ट 1951 से लेके 1971 तक जो वोटर लिस्ट इशू हुई थी उनको डिजिटलाइज किया गया। और जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो कि एक्सेप्टेबल हो सकते हैं उनको पूरे डिजिटलाइज किया गया। और क्योंकि ये रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, आपको मालूम पुराने रिकॉर्ड्स उसमें सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो उनको फोटोग्राफ करके उनको दोबारा रीटाइप किया सारे डॉक्यूमेंट्स को, और एक ऐसा वो सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें कि वो लोग असमिया, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में उन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 2 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाए कि ये एप्लीकेशन के साथ, ऑनलाइन या एप्लीकेशन के साथ वो डॉक्यूमेंट्स वो लोग को देना। तो मैं डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि हालात क्या है, हम लोग सोचते हैं क्या होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो उनमें जो एक लिस्ट 1 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिस्ट 1 डॉक्यूमेंट जो कि एप्लीकेंट
के नाम इनमें रहना चाहिए, यानी एप्लीकेंट जो अप्लाई करता था उसके एनआरसी के लिए, उसमें ये उसको ये इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट है ना। तो ये तो मतलब इम्प्लीमेंट अगर इंडिया में होता है उसके लिए भी जरूरी है। नहीं, इसके लिए भी जरूरी है। हाँ, तो ठीक है। मैं तो अभी क्योंकि अभी हमको कोई शक्ल मालूम नहीं इंडिया में कैसे होएगा, नहीं तो हम लोगों को क्या सीखना है या जानना है। हाँ। आसाम में कैसे हुआ। हाँ, तो नहीं, असम का इसी के साथ लिंक कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें थोड़ा सा कि, और एक वीडियो पहले मैं आपको दिखा दूँ जो अमित शाह होम गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा कि लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो से ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि 100% ये पूरे इंडिया में भारतवर्ष में होने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए आप। पहले सीएबी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। ताहिर भाई ने ये वीडियो आपने देखा, अब इस वीडियो को देख के आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये वीडियो जो है ना, एक पॉलिटिकल लीडर ने अपने सपोर्टर्स को दिया है, उसने वीडियो, ठीक है, और उसने एक जो बात बोली है सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में बोला है। आपको शायद मालूम होगा जून 2016 में एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल प्रोड्यूस किया था लोकसभा में, जो कि पास भी हो गया था, मगर वो अब तक कानून नहीं बना क्योंकि वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, और वो तीन जून 2019 को वो लैप्स भी हो गया। अगर उनको गवर्नमेंट को लाना है तो नया दोबारा से प्रोड्यूस करना है लोकसभा में और राज्यसभा, और जैसे उनकी मेजोरिटी वो लोग पास हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या था। उस सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या था कि मुसलमान को छोड़कर कोई भी हिंदू, सिख, जैन, इवन क्रिश्चियन भी, अगर वो हिंदुस्तान के किसी, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं और वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को अप्लाई करेंगे तो वो लोग क्या है, वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वो बिल था। तो अब इसमें सवाल है इंडिया के सिटीजन कौन है बोल के, ठीक है, तो पहले हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए बहुत वो वैलिड डिस्कशन है। देखिए, इंडिया में क्या है, एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है। तो इसमें इंडियन सिटीजन कौन है पहले हमें बहुत जानना जरूरी। इसमें एक तो क्या है कि एक जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, एक तो उस तरह से सिटीजनशिप होती है, डिटरमाइन करते हैं। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाना 26 नवंबर 1949 को, मगर वो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के दिन जो भी हिंदुस्तान की टेरिटरी में रहते थे वो पूरे कौन है, पूरे वो इंडियन सिटीजन है, ठीक। तो इसमें कुछ ऐसे जो लोग थे कि जो कि पाकिस्तान से भी आए थे, तो उसमें क्या बताया गया कि एक 26 नवंबर 1949 को जो भी उस हिस्सों में रहते थे जो कि पाकिस्तान के हिस्से हैं, अगर वो लोग उसके 26 नवंबर 1949 से पहले अगर वो लोग माइग्रेट होके इंडियन टेरिटरी में आ गए, जो आज प्रेजेंट इंडिया, उसमें अगर आ गए, तो वो सारे लोग भी क्या होंगे, वो इंडियन सिटीजन बनेंगे। तो एक तो सिटीजनशिप किससे मिली, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर सिटीजनशिप क्या है, एक सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके 1 जुलाई 1987 तक जो भी लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में हिस्से में पैदा हुए, वो पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन, ये एक ये सिटीजन का सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है। अब सिटीजनशिप बाय डिसेंस भी रहता है। जैसे मान लीजिए कुछ बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा, तो क्या बताया गया कि 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक जो भी लोग हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए हैं और उनके कोई भी पेरेंट्स, आइदर मदर और फादर, उसके पैदाइशी के वक्त में अगर वो इंडियन सिटीजन थे तो दे ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, उनको मान्यता मिलेगी। तो वो ये है सिटीजनशिप बाय डिसेंट,
ठीक है, ये है हो गया सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में आ गया। अब आपका सवाल क्या होगा, जब ये जब सिटीजन थे तो वो जो प्रोसीजर जो आपने बोला था आसाम में क्यों हुआ, क्योंकि आसाम में क्या था, ऐसे एक स्पेशल एक प्रॉब्लम था। लेकिन इसमें आपने जो बोला तो इसमें क्या मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, इसमें जो पूरे इसमें 100% जो भी सिटीजन पैदा हुए हिंदुस्तान में जो में रहने वाले, ये पूरा इसमें कोई भी हिंदू कास्ट मुस्लिम के हो, कोई भी रहने दो, ये हिंदू मुस्लिम आपका नया कॉन्सेप्ट है। हाँ। पहले हिंदू मुस्लिम नहीं, बोल के नहीं क्लियर आता करना था, पड़ता लॉ में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं था। ये जो अमेंडमेंट बिल पहली बार ला रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये पहली बार एक जनरल लॉ में ऐसा टर्म, रिलीजन का टर्म यूज हो रहा है। रीजनल टर्म है ना, अभी तक कोई कानून बना नहीं, जब कानून बनेगा तब देखेंगे। और उसको जब कानून कोई बनता है उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। देखिए अभी का जो माहौल है चैलेंज करना मुश्किल है, लॉ बनेगा तो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप देखिए लीगल अंडरस्टैंड, देखिए एक आम आदमी को एक सोच है, मैं लीगली बताना चाह रहा हूँ, कोई भी जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। यूएपीए भी चैलेंज हुआ है, एनआई एक्ट भी चैलेंज हुआ है, और वो चैलेंज होकर वो गिर भी सकता है। ऐसा कि नहीं गिर सकता, नहीं बोल के नहीं है, गिर भी सकता है। मगर मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूँ, वो चैलेंज हो सकता है। मगर एज ऑफ नाउ जो आपको माहौल बोल रहे हैं, उससे सब चीज़ों से हमें हर चीज़ का एहसास रखना, ठीक है, ये तो एक है। मगर जो आसाम का जो मैंने बताया ना, आसाम की एक स्पेशल पोजीशन थी, और वैसी पोजीशन क्या है बंगाल की भी है, जहाँ बहुत सारे माइग्रेंट। तो आपने जो वीडियो में जो आसाम इनमें क्या बोला है, इनमें जैसे मैंने आपको पहले ही बोला प्रोग्राम से पहले, एनआरसी का कॉन्सेप्ट 1951 में ही था। ठीक है। तो हमारे अमित शाह जी ने बोलने से पहले क्या बोला है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल पहले पास होएगा, पहले वो एक्ट बनेगा। इसका मतलब जो भी जो हिंदू हैं, इलीगली हिंदू जो कि हिंदुस्तान में, अब आपको शायद आपको मालूम नहीं रहेगा, जो 40 लाख लोग इसमें एनआरसी के रजिस्टर के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स है आसाम में, उनमें से एक बड़ी तादाद हिंदुओं की है जी। और वो बड़ी तादाद बोले तो अब कोई लोग पूछें बड़ी तादाद कितना बोल के आपके वीडियो में आएगा, तो बड़ी तादाद बता देता हूँ, 24 से 25 लाख लोग हिंदू हैं और 14 से 15 लाख लोग तकरीबन मुस्लिम्स हैं। तो वो सारे हिंदू भाई लोग अब इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए ये एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने का इनका एक फिराक है, ये इनकी कोशिश है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एनआरसी बनेगा। ठीक है, अब एनआरसी बनेगा, अब एनआरसी आज तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। अगर हम लोग सोचें, हम लोग एक समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एनआरसी कैसे आसाम में इंप्लीमेंट हुआ, तो हमें वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं उस बात को शुरू करते, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एनआरसी सेवा केंद्र बनाए। फिर पूरे जो डॉक्यूमेंट थे उसे एक लीगल डाटा बनाया, लीगल डिजिटलाइज किए सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो सेम कवायद पूरे हिंदुस्तान में भी होगी। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स पूरे उनको, मैंने आपको बताया ना, पूरे उनको लीगलाइज कर दिए सारे डॉक्यूमेंट। तो इसमें उसके बाद भी उन्होंने लीगलाइज करने के बाद भी दो तरह के लिस्ट बनाए डॉक्यूमेंट। एक लिस्ट ए, जो उस लिस्ट ए में क्या था, जो एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स, उनमें से जो लिस्ट ए में जो डॉक्यूमेंट थे वो एप्लीकेंट्स वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है 1951 का एनआरसी का डिटेल जिनमें रहे, तो वो रजिस्टर में जिसका एंट्री रहे, वो एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर वोटर लिस्ट 1971 को, ये आसाम के बारे में थे। जी। इनमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है जब ऑल ओवर इंडिया में होंगे, तो 1971 के लिए था। फिर लैंड और टेनेंसी जो रिकॉर्ड भी जो कि, फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर कोई भी इशू किया है, कोई परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू किया है, ये आसाम गवर्नमेंट ने, वो कोई रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया है, पासपोर्ट, लाइसेंस, एलआईसी और गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट, ये सब 1951 के पहले का होना चाहिए। नहीं, ये उस वक्त 1971 से पहले, 71 से पहले। ठीक है, क्योंकि उसकी कट ऑफ डेट थी 20 मार्च 1971। ये मगर असम के लिए थी। हाँ, वही असम में एक ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश बना था 1971 में, तो उसको ध्यान में रख के कट ऑफ डेट गई थी। ये कट ऑफ डेट ऑल ओवर इंडिया में नहीं रहेगी ऐसी, वो लॉ बनेगा तब वो तब देखा जाए, मगर हमें ध्यान में रखना है। तो 1971 से पहले का। फिर बैंक की या पोस्ट ऑफिस कोई पासपोर्ट होगी, स्कूल और यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, कोई स्कूल के सर्टिफिकेट है वो भी जो 1971 से पहले इशू हुआ, और कोई राशन कार्ड जो 1971 से पहले इशू हुआ। ये किसने, एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स ये रहने चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल है। देखिए 1971 से पहले इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये लिस्ट ए डॉक्यूमेंट है जो एप्लीकेंट देना। अब ये डॉक्यूमेंट नहीं था, लिस्ट बी के डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, लिस्ट बी के डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो कि एप्लीकेंट के नहीं होते, जो उसके फोर फादर्स के, मदर के, फादर के, या ग्रैंडफादर के, या ग्रैंड मदर के, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इनके नाम पे रहे, इनके यानी उसके मदर के, फादर के, ग्रैंडफादर के या ग्रैंड मदर के नाम पे अगर कोई भी ये डॉक्यूमेंट रहा, तो दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो विल कंसिडर एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिफोर 71। ठीक है, जैसे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का किसी का बर्थ सर्टिफिकेट उस जमाने का। फिर लैंड रिकॉर्ड्स,
जो लैंड रिकॉर्ड, कोई यूनिवर्सिटी और स्कूल का रिकॉर्ड, कुछ भी, फिर LIC, पासपोर्ट, बैंक, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट, एनी लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट आइदर इशूड बाय असम गवर्नमेंट और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये प्रूफ होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से या तो असम में थे या तो इंडिया किसी और हिस्से में थे 1971 से पहले, आप या आपके पेरेंट्स। जी, तो अब बात यहाँ आके रुकती है कि देखिए कोई पैदा होता है 68 में, तो डेफिनेटली उसको चाहिए उसके फादर का डॉक्यूमेंट। जी, ठीक है, या 71 के बाद भी जो पैदा हुआ वो। तो अब बात यह है कि मान लीजिए कि आपको पता है आसाम की हालत, फिर मैं हम पूरे भारतवर्ष पे आएंगे कि आसाम की हालत आपको पता है, गरीबी बहुत है और ज़्यादातर लेबर है जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, अब हैं बस पैदा हो गए और वहाँ चल रहा है, अपना खेती में काम कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। उस वक्त या अभी भी आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, लोअर तबका है वहाँ पे पेपर वर्क उतनी मुस्तैदी से और उतना चौकसी से नहीं होता है। तो अब कहाँ से मिलेगा उसके बाप का कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कोई यूनिवर्सिटी का पेपर या कोई गवर्नमेंट पेपर? इट इज़ बहुत इम्पॉसिबल बात है। देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, देखो एक कम्युनली सोच के गलती दिमाग से कोई पॉलिसी बना रहे हो एक अलग बात है। नेचुरली कोई भी जब लॉ बनता है कोई तो हर एस्पेक्ट को ध्यान रखा जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थे उन सबको पहले डिजिटलाइज किया गया और लोगों के सामने पेश किया गया। आप समझे, एग्जांपल 1955 में किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हुआ होगा, किसी हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड हुआ होगा। अब 1955 का डॉक्यूमेंट कोई 2019 में कैसे मिल सकता है? तो गवर्नमेंट ने उस ध्यान को में रख के 1971 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट थे गवर्नमेंट ने जो इशू किए थे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जितना मैंने बोला पूरे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज किए कि लोगों को दिखाया ये डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन सर्च योर ओन डॉक्यूमेंट, उसमें सर्च कर सकते हो। तो एक परेशानी तो है नहीं, इसमें देखिए सेवा केंद्र का माने पता है क्या है? जो आपने बोला था 2500 लोगों तो उसमें क्या है, उसमें सेवा केंद्र में जो ऑफिशियल रहता है ना, जिसको पढ़ना नहीं आता ना, वो डॉक्यूमेंट ढूंढ के देगा। वहां सेवा केंद्र में वॉलंटियर्स को बैठाया गया, परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। और ये भी जो भी ड्राफ्ट आया है, जो अभी भी जो ड्राफ्ट आया, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये जस्ट ड्राफ्ट है, फाइनल रजिस्टर नहीं है। इसमें अभी जो कवायद चल रही है, जो कि 31 दिसंबर तक लास्ट एक्सटेंड किया गया डेट को, उसमें जो भी फाइनल ड्राफ्ट पहले रेडी होएगा, फिर फाइनल ड्राफ्ट में जितने लोग भी इलीगल माइग्रेंट्स बताए जाएंगे उनको अपील करने के लिए एक मौका दिया जाएगा और फिर से चेक होगा। फिर वकील अपील करेंगे, हमें ये डॉक्यूमेंट थे, ये प्रोड्यूस नहीं किए, ये नहीं किए, क्योंकि ये जो लोग हैं इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है जी, वो एप्लीकेशन कोई प्रूफ भी हुआ है, मगर अथॉरिटी ने जब वेरिफिकेशन के टाइम में उस प्रूफ को माना नहीं है। ठीक है, इसके तो इनको क्या होगा, ये दोबारा उस एप्लीकेशन के ऊपर जो इनको प्रूफ किया हो उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। तो ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैं ये सिर्फ हम क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये हालात हिंदुस्तान में आ गए तो अब मैं तो वही क्या होगा। अब वही आ रहा हूँ कि चलिए ये आसाम का है। और एक और मैं फरहान भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1971 की जो डेट थी ना, ये कट ऑफ डेट क्या थी, ये आसाम के लिए नहीं, उसी पे आता नहीं रहेगी ये। और जो सिटीजन एक्ट है जो हमारा, इसकी जो लास्ट डेट है 2004 की इसकी डेट है। ठीक है, आसाम की जो कार्रवाई चल रही है ताहिर भाई, वो चलने दीजिए, वो ठीक है, देखेंगे, हो सकता है सबका पेपर बन जाए तो उनके लिए परेशानी कम होगी। बात यह है कि ये जब NRC लॉ पूरे भारतवर्ष के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जिस हिसाब से है हो सकता है होगा भी, ठीक है, तो अब क्योंकि टाइम है, ये टाइम को रहते हुए लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए कि अपने पेपर को कैसे ठीक करें। अब मैंने जो पहला एक वीडियो निकाला तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरा जो फादर का नाम है वो खान है, मेरा नाम के से खान है और मेरे फादर का सी से, ठीक है, फिर मेरा सर नेम है, उनका सर नेम नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब डॉक्यूमेंट अगर ठीक करना है तो आदमी को क्या क्या ठीक करना चाहिए और कहाँ तक का प्रूफ उसको रखना चाहिए, इस पर थोड़ा रोशनी डालें तो लोगों को टाइम रहते हुए पैनिक बटन नहीं दबे, अपने चीज़ को ठीक करके रख लें। क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में बहुतों के पास, जो लोग बहुत ज़माने से यहाँ हैं, आज़ादी से पहले से, उनके पास भी वोटर ID नहीं है, वोटिंग देने नहीं जाते हैं। तो ये तो मसला है कि लोगों के अंदर सुस्ती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ी रोशनी डालें कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए मैंने सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कानून है वो मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या है, तो आपको उसके लिए परेशान होना नहीं। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, देखिए डॉक्यूमेंट बनाना एक पहला हर एक आदमी का फ़र्ज़ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंडियन सिटीजन का वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वोटर ID रहने दो, ड्राइविंग लाइसेंस रहने दो, आधार रहने दो,
बर्थ सर्टिफिकेट रहने दो, बैंक अकाउंट्स रहने दो, ये सारी डिटेल्स ये हम लोगों को कलेक्ट करके रखना है। और हमें देखना है कि हमेशा ये डॉक्यूमेंट, हम जिस प्रेजेंट एड्रेस में रहते हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट्स उस एड्रेस के नाम में रहने चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, आधार किसी और एड्रेस का रहता है, वोटर आईडी किसी और एड्रेस का रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी और एड्रेस का होता है। तो हमें यूनिफॉर्मली होना कर लेना चाहिए। इसमें कुछ इशू आता है, जो लोगों का अपना घर नहीं है, वो लोग बार बार चेंज कर देते हैं, उनका इशू आएगा, मेरा भी इशू है, ऐसा है। मगर हम जितने कोशिश कर सकते हैं उतना हमें करना। लेकिन इतनी आसानी से एड्रेस चेंज हो जाएगा? नहीं, उतनी आसानी से नहीं होता। मगर आप अगर देखेंगे तो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर आपको अगर लेना है कहीं भी तो आपको एड्रेस चेंज करना है। गैस का जैसे ही चेंज होता है, आप ऑनलाइन में गैस सिलेंडर कनेक्शन के बेसिस के ऊपर आप आधार में चेंज कर सकते हो। आधार का चेंज होने का तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हो। और आज क्या, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है। पहले एक जमाना क्या था, हर चीज ऑनलाइन नहीं थी, हर चीज बहुत डिफिकल्ट है, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज को एक करना, तो आप लोग उसे आसानी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, ये जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, ये नॉलेज देने का एक मकसद क्या है, देखिए, एक किसी डर से आज आप लोगों को डर ऐसा हो रहा है कि एनआरसी आएगा, हमको इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर कर देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, उस डर से आपको करने तैयार होने की जरूरत है। आपको ये समझना ये हमारा हक है जी, हमारा एक राइट है, हमारी जिम्मेदारी है, उस समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको लॉन्ग रन में फायदा होगा। ये है। दूसरे जो डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कट ऑफ डेट कोई भी नहीं है अभी। करेक्ट, ठीक है। हमारे जो इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से जो कट ऑफ डेट है 2004 तक की डेट है कि 2004 से जो तक पैदा हुए वो लोग इंडियन सिटीजन्स बोल के हैं। और बांग्लादेश जो आसाम का जो था या बंगाल का भी जो इशू होगा वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से इशू होगा। मगर ये प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है। अब समझिए एग्जाम्पल, एक उर्दू बोलने वाला मुस्लिम, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, एज्यूम करो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसे कौन सी जगह का इमिग्रेंट बना सकते हैं? उसे पाकिस्तानी बताएंगे क्या? एक तमिल बोलने वाला मुस्लिम जो कि तमिलनाडु के इंटीरियर इलाके में रहता है, उसको तमिल आती है, उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या उसको श्रीलंका बता देंगे क्या? एक मलयालम बोलने वाला मुस्लिम कहीं केरला के इंटीरियर में रहता है, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं आते, अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसे मालदीव का बता देंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें होना बहुत पॉसिबल नहीं है और इसका एक प्रोसीजर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने ये विमेन फैंसी से हर चीज़ नहीं कर सकती है। लेकिन आपने कहा मुस्लिम, आपको मैं बताऊं ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मामला नहीं है। मामला ये है कि हमने परसों यहाँ पे एक सब्जी बेचती है औरत ठेले पे, तो उसका उम्र का कैलकुलेशन अगर मैंने पूछा तो वो बताई मैं 70 साल की हूँ, ठीक है, और उसके पास बोले कि मैं तमिलनाडु में पैदा हुई थी, यहाँ आ गई और यहीं पे मेरी शादी और हो गई और मैं यहीं पे अपना गुजारा कर रही। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, ठीक है, ना उसके बाप का डॉक्यूमेंट था ना उसका, लेकिन अब है ही। अब इसके लिए ऐसे लोगों का क्या होगा? मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम थे? नॉन मुस्लिम है। हाँ, तो वो इसीलिए हमारे होम मिनिस्टर ने बताया ना पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा, यानी कि जितने नॉन मुस्लिम्स रहेंगे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो दे कैन क्लेम द सिटीजनशिप। पहले वो तो उससे उनको सेव कर दिया। अब जो प्रॉब्लम है मुस्लिम्स को, तो मैंने मुस्लिम्स को बताया उसमें एक कट ऑफ डेट रहेगी। तो ऐसा तो मसला तो मुसलमान के साथ भी होगा। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो हिंदू के नॉन मुस्लिम के साथ होएगा तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। अंडरस्टैंड कीजिए, उनको कहीं माइग्रेट नहीं किया जाएगा, समझे नहीं, उनको कहीं भेजा नहीं जाएगा। मैं तमिलियन इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है ये तमिलियन श्रीलंका से भी आए हों। तो मैं क्या, तो इसीलिए बोले हिंदू दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन अगर हिंदुस्तान में रहें तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सपोर्टिंग साइड दिया जा रहा है एक कम्युनिटी को? देखिए, ये जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ और इक्वल बिफोर लॉ बोल के, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ अंडर लॉ बोल के भी है प्रोविजन आर्टिकल 14 के अंदर जी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, अब तक कोई भी कानून हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बोले कोई कानून बना नहीं, जनरल कानून जो पर्सनल लॉ के हैं वो अलग के अलावा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम एक जो बिल प्रपोज हुआ था वो बिल अब तक अप्रूव हुआ नहीं। अगर वो ऐसा बनेगा तो वो हिंदुस्तान के में फर्स्ट टाइम ऐसा जनरल लॉ होगा जिसको किसी खास कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया होगा और किसी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया गया होगा, ठीक है। तो ऐसा आमतौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में नहीं स्टैंड करता। अज्यूम करो अगर कर भी हो भी गया तो भी एक कसमें कट ऑफ डेट रहेगी, और कट ऑफ डेट मेरे हिसाब से जब जिस दिन ऐसा एक कानून आएगा एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करने का, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कट ऑफ डेट उस नोटिफिकेशन के इशू की डेट ही होगी। समझे एग्जांपल, अगर ये ऐसा नोटिफिकेशन 2019 1 जनवरी 2020 को आता है, एज्यूम करो पूरा लॉ हो गया और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड किया कि भाई एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है,
तो जो डेट कट ऑफ डेट रहेगी वो डेट उसी दिन की डेट रहेगी, यानी कि 1 जनवरी 2020 की डेट रहेगी। और बताया जाएगा 1 जनवरी 2020 से पहले किसी के पास ये डॉक्यूमेंट भी नहीं रहे, जैसे मैंने स्कूल बताया, यूनिवर्सिटी के बताया, राशन कार्ड बताया, ड्राइविंग लाइसेंस, अकाउंट, एवरीथिंग, ये सब नहीं रहे, उसके बाद ही को इसको इलीगल इमिग्रेंट समझा जाएगा बोल के ऐसा एक कट ऑफ डेट आ सकता है जी। ठीक है, तो हमें क्या होशियारी करनी है, इस कवायद के जरिए हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स बगैर डर के, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता, तो आप बगैर डर के डॉक्यूमेंट्स को हमने ठीक करना है और ठीक कीजिए उसको डॉक्यूमेंट, और जरूरी भी है ना, और वो बहुत जरूरी है आपको रहने के लिए, आपको हिंदुस्तान में रहने के लिए, और हिंदुस्तान में बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं उसको लेने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं अभी जो वक्त जो पहले था वक्त वो अब ऐसा नहीं है, बहुत बदल गया, मगर फिर भी हम लोगों को बहुत बदलना है। और मैं आपको इस चैनल के आपके शो के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी ये मिसलीडिंग वीडियोस ऑडियोज आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि ऐसा हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, ऐसे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जो ऑडियोज आपको डराने के लिए करे जाए। तो बगैर डरे, बगैर एक डर का एलिमेंट को अपने अंदर रखे बगैर अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कीजिए जी। बहुत डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है ठीक करना, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपने ऐसे एक टॉपिक के ऊपर एक क्लैरिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं भी जब इस स्टडी करने से पहले मेरे को उतनी क्लैरिटी नहीं थी, जब ये स्टडी किया तो मुझे क्या लगा मालूम, कि ये जो असम में जो भी इम्प्लीमेंट हुआ एनआरसी को बहुत जस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। क्योंकि एक सेवा केंद्र बनाना, उनमें एक दिन में 9 घंटे काम करना, उनको सारे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज करके उनको हेल्प करना, तो ये सब पॉसिबल, ये एक आम तौर पे कोई भी नहीं करता है। और एक और चीज उसमें खास बात है, आसाम खाली जो आसाम गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वही को उस तरजीह नहीं दी गई है। हिंदुस्तान में किसी भी हिस्से से, समझिए अगर कोई यूपी वाला या कर्नाटक वाला अगर आसाम में अभी रह रहा है, तो वो कर्नाटका से जो इशू डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जो लिस्ट ए में हो चाहे लिस्ट बी में हो, या यूपी से इशू करना हो, उन डॉक्यूमेंट को भी देख के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये बहुत एक बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, एक बिल्कुल लीगल तरीके से इस प्रोसेस को चला जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे कोई भी प्रोसेस चलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो चाहे खाली वेस्ट बंगाल के लिए हो, वो पूरे लीगल तरीके से चलेगा, जिससे कि किसी भी आदमी को, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी सिटीजन को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ताहिर भाई, तो बात यही निकल के आ गई कि हर किसी को अपना पेपर रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफर निकलते हैं और कि स्कॉलरशिप है, ये है, और उस वक्त भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो मैंने देखा था एक में कि किसी का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा था, वोटर आईडी में कुछ और था और आधार कार्ड में कुछ और था। तो जब ऐसे प्रॉब्लम है, सारे को ठीक करके रखने में भलाई है, जब भी कोई मांगता है तो हम दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप देखिए कर्नाटका में भी इलेक्शन हुए, चाहे भारतवर्ष के कहीं भी देख लीजिए, परसेंटेज जो मुस्लिम के वोटिंग है बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जिस हेब्बल असेंबली में मैं रहता हूँ वहाँ पे 1,06,000 मुसलमान लोग रहते हैं, मगर वोटर आईडी में नाम सिर्फ 61,000 का है। तो ये तो कर्नाटका शहर में, इतने पॉश इलाके में, पूरे आईटी में मुस्लिम, एक हालत पता है क्या थी बेंगलोर के अंदर, कि अगर 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें 1.5 इंजीनियर है, एक इंजीनियरिंग करके एक ड्रॉप आउट है। तो ऐसे एजुकेटेड स्टेट में भी ऐसी हालात है। तो बात यह है कि हमारी भी गलतियां बहुत होती हैं। इसको वोटर आईडी को बनाइए, अपनी पहचान जितनी बना सकते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बना के रखिए, जब मौका आएगा देखा जाएगा, क्योंकि यह आपका हक है। जहां ताहिर भाई ने बोला कि डर के बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी निकलते हैं, फ़ायदे की चीज़ निकलती है, उसको भी हासिल करने के लिए आपका पहचान पत्र होना जरूरी है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, देखो कम्युनल ताकतें, डिवाइसिव फोर्सेस अपनी कोशिश करेंगी जी, वो पूरी कोशिश करेंगे, खैर वो होता रहेगा, मगर हम लोग क्या तैयारी किए वो हमारा इंपॉर्टेंट है। वो लोग अपनी तैयारी कर, हम लोग तैयार नहीं हुए तो हम लोग शिकार बन जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा किसी और के ऊपर, मैं पहले बोलता हूँ कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप अपने आप को देखिए, हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। तो उससे देश को बनाया जा सकता है, और आप जब सही रहेंगे तो बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और दूसरी बात, एक बात और, ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, उसमें सारे आंसर रहते हैं। और दूसरी बात, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।